दोस्तों नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी के स्थापना के समय से ही उसकी टैगलाइन हुआ करती थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन 2007 के इलेक्शन के पहले मायावती ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, अपनी आइडियोलॉजी बदली और उसके तहत पार्टी की टैगलाइन हो गई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती हैं, 206 सीटें उनको मिलती हैं। लेकिन इस चुनावी जीत के पीछे श्रेय जिसको मिला था वो शायद ये टैगलाइन थी। मिला था मैं कह रहा हूं। दरअसल उस चुनाव के पहले ब्राह्मण बीएसपी के साथ जुड़ रहा था। सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और मायावती के प्रमुख वकील हैं, उनके जरिए ब्राह्मण बीएसपी की तरफ जुड़ता था और उसने तो बाकायदा नारा ही दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और बीएसपी का जो चुनाव निशान है हाथी, उसके लिए नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये वो पार्टी थी जिस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को लेकर के पूरी राजनीति शुरू की थी। समाज में चेतना को पैदा किया था कांशीराम जी ने। बामसेफ बनती है, उस बामसेफ में जो वैचारिकी थी वो उसमें गौतम बुद्ध भी थे, उसमें कबीर रैदास भी थे और उसमें सब सर्वोपरि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता, दलितों के नायक, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले। यानी हिंदू कोड बिल लेकर के आए, वो फेल हुआ, लेकिन उसके पहले ही महिलाओं के श्रम के अधिकार सुरक्षित कर चुके थे। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष दर्जा संविधान में दिलाने वाले और ओबीसी के लिए स्पेशल अनुच्छेद स्थापित करने वाले ये डॉक्टर अंबेडकर, जो सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं, इस देश के निर्माता भी हैं, राष्ट्र नायक हैं। उन अंबेडकर को लेकर के बीएसपी ने अपनी पूरी राजनीति शुरू की थी। हालांकि एक नारा तो और लगा था, लेकिन उस नारे से कांशीराम जी ने और खुद मायावती जी ने भी इनकार किया था कि उन्होंने वो कभी नारा नहीं लगाया, और इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन घोषित तौर पर 15 और 85 की बात हो रही थी। यानी वो तबका जो द्विज रहा है, वर्चस्वशाली रहा है, जो हमेशा से सत्ता में रहा है, उसके खिलाफ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की सत्ता स्थापित करने के लिए बीएसपी की स्थापना हुई थी। लेकिन 2007 में वो कसम टूट गई और जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उसका श्रेय मीडिया के जरिए ब्राह्मण समाज ने लूटा। मैं लूटा शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीएसडीएस के आंकड़े कुछ और कहते हैं। सीएसडीएस ने सर्वे में यह पाया कि केवल ब्राह्मणों का 17% वोट ही बीएसपी को मिला था, ओनली 17%। लेकिन श्रेय पूरा ब्राह्मणों के खाते में गया। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि जिधर ब्राह्मण जाता है उधर सरकार बनती है, उधर सत्ता मिलती है, मैं इसको उलट करके कहता हूं कि ब्राह्मण उधर ही जाता है जहां सरकार बन रही होती है। वो भारत के समाज का वर्चस्वशाली और लगातार जो शिक्षा हासिल करता रहा, तो वो ऐसा प्रबुद्ध समाज है जो भांप लेता है समय की नजाकत को और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। खास करके श्रेय लेने में जो सबसे आगे होता है, भले ही वोट उसने केवल 17% दिया, तो बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 5 साल तक
उस सरकार में कानून व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है और बड़े बड़े जो मठाधीश थे, जो अपराधी थे, गुंडे माफिया थे, वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के हों, वो छिप गए थे। उन्होंने फिर कभी सिर नहीं उठाया और जिसने सिर उठाया तो उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए जेल भेजा गया, किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। कानून ने काम किया उसका और मायावती ने उसके जरिए जो अपनी साख बनाई, वो एक ऐसे नेता की साख बनाई कि जिसे शासन चलाना आता है। लेकिन यही तबका जिसने उस पूरे टोन को बदला था, जैसे ही बीजेपी का उभार शुरू होता है, जैसे ही बीजेपी मजबूत होने लगती है, ये सारा तबका निकल जाता है बीएसपी से, सपा से, और अपने कोर पार्टी की तरफ चला जाता है। मायावती जो 2012 से ही कमजोर पड़ने लगी, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, वोट परसेंटेज भले ही 20% हो, लेकिन सीटें 00। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, हालात बेहद खराब, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, बल्कि बहुत बड़ा बहुमत मिला। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन हुआ, 10 सीटें मिली, 19% के ऊपर वोट। लेकिन 2022 में आते आते बीएसपी का वोट घट करके 13% रह गया और विधानसभा में सीट महज 1। ये पूरा आकलन मायावती ने किया होगा और इसलिए मैं कहता हूं कि मायावती बहुत अच्छी रणनीतिकार है। भले ही वो अपने स्वाभिमान कहें या कुछ लोगों की नजर में वो अहंकार भी हो सकता है, उसकी वजह से मायावती जहां समझौते नहीं करती, जहां वो खुद पहल नहीं करती, भले ही वो उसका उन्होंने खामियाजा उठाया हो, और डेफिनेटली खामियाजा उठाया, लेकिन मायावती ने इस बार जो अपनी टैगलाइन बदली है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो रणनीति अपनाई है, जो टैगलाइन चेंज की है, वो क्या दर्शाती है कि क्या मायावती फिर से उसी अपने पुराने एजेंडे की तरफ बढ़ रही हैं? क्या अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, इस बात को वो समझ गई हैं कि जो अपर कास्ट है वो बीएसपी को कभी वोट नहीं करेगा? जब तक बीजेपी लड़ाई में है, जब तक भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका में है, तब तक अपर कास्ट बीएसपी हो या सपा किसी को वोट नहीं करने वाला है। ये बात अखिलेश यादव को भी समझनी चाहिए। बेहतर है कि मायावती को यह बात समझ में आ गई, चुनाव के पहले समझ में आ गई। अब इसके मायने क्या है और उसका कितना असर होगा? मायावती ने आज नागपुर में पहली रैली की। महाराष्ट्र, नागपुर वो जगह है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार नागवंशी जो मूल निवासी थे, जो नागवंशी बौद्ध थे, उनका स्थल, जहां पर बाबा साहब ने दीक्षा ली 1956 में, उसी नागपुर में जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, यानी जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, जो लगातार 100 साल से हिंदुत्व की राजनीति करते आ रहे हैं, और वो इस देश में ब्राह्मणवाद को फिर से पोषित करना चाहते हैं, जो संविधान के जरिए समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मिला, जो न्याय स्थापित हुआ, भले ही प्रैक्टिकली वो भले ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसी नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है, आरएसएस की जमीन है, वहीं मायावती सीधे आज नितिन गडकरी के लोकसभा क्षेत्र में जाकर के रैली करती हैं और चुनौती देती हैं। तो क्या सीधे तौर पर आरएसएस को चुनौती देना नहीं, बीजेपी को चुनौती देना नहीं? जो लोग ये कहते हैं कि मायावती डर गई हैं, उन्हें कम से कम आज की रैली को समझना चाहिए कि वो कहां जाकर के रैली कर रहे हैं।
मायावती भले ही अपनी स्ट्रेटजी में फेल हो जाएं, वो स्वाभिमान के चलते भले ही बॉटम पर पहुंच जाए, लेकिन कोई अगर ये कहता है कि वो डर गई हैं, इस पर मुझे भरोसा नहीं होता। और इस बार जो उन्होंने रणनीति अपनाई है, उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर उन्होंने जो अपर कास्ट प्रत्याशी दिए हैं, वो इस बात को दिखाते हैं कि बीजेपी को सबक सिखाने का उन्होंने किस तरह से प्लान तैयार किया है। वो बीजेपी जो लगातार बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाह रही है, जिसने पूरी खास करके दलित ही नहीं बल्कि जाटव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तमाम नेताओं को सामने खड़ा कर दिया है, वो बेबी रानी मौर्य से लेकर के असीम अरुण तक। मायावती अब इस बात को समझ गई हैं कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हालांकि जो उन्होंने टैगलाइन चेंज की है उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इस बात को काश मायावती ने पहले समझ लिया होता, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। ये चुनाव सीधे हिंदुत्व की राजनीति के सामने बहुजन की राजनीति का है। पिछले 10 साल में अगर उस तानाशाही हिंदुत्ववादी राजनीति सत्ता के सामने अगर कोई सीना तान करके लड़ रहा है तो वो अंबेडकरवादी है। ये जो पूरे देश में चर्निंग है, जो चेतना संपन्न दलित बहुजन तबका है, जो पिछड़ा पसमानदा है, वो जिस तरह से अंबेडकर की आइडियोलॉजी के और संविधान की ताकत से उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, अब वो जानता है कि लोकतंत्र जिंदा है तो वो जिंदा है, वो इस बात को समझता है कि संविधान है तो उसके अधिकार है, लेकिन इस समय तो लोकतंत्र और संविधान दोनों पर खतरा है। और इसीलिए मायावती इस तरफ लौटी हैं। तो क्या मायावती फिर से उस राजनीति को मजबूत करना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देर हो गई है, लेकिन अगर इस बार उन्होंने या इस बार बीजेपी को हटाने में अगर वो कामयाब होती हैं, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटें लेकर के आती हैं, या जिन सीटों पर सपा के मजबूत प्रत्याशी हैं, और ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ प्रत्याशी उनके ऐसे हैं जो सीधे तौर पर सपा को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी पार्टी को बी टीम नहीं कहना चाहिए। तो कुछ सीटों पर जो जहां उनके मजबूत कैंडिडेट हैं वहां पे बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से वो लड़ रही हैं, और जहां पर सपा का मजबूत कैंडिडेट है वहां उन्होंने इस तरह से पेशबंदी की है कि वो प्रकारांतर से समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी मोदी के घर में घुस करके मारने वाली है, और ये काम मायावती करना जानती हैं। उनकी खामोशी लगातार प्रश्नों के घेरे में रही। उनके चुप रहने को लेकर के, या संघर्ष को त्यागने को लेकर के, या बामसेफ को भी कमजोर करने को लेकर के बहुत सारे सवाल रहे। तमाम नेताओं को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ये भी तमाम सवाल रहे। ढेर सारी आलोचना हुई मायावती की, और बेशक होनी भी चाहिए। जहां उन्होंने आइडियोलॉजी को पलट दिया था, उस आइडियोलॉजी को अगर वो आज दुरुस्त कर रही हैं और ये मैसेज दे रही हैं, उसमें जरूरी ये भी है कि जो लोग पार्टी से निकल करके गए हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। अगर पार्टी ही नहीं बचेगी तो स्वाभिमान का क्या करेंगे? अगर पार्टी ही नहीं बचेगी तो फिर अकेले चुनाव मैदान में कैसे जाया जा सकता है? या नेता ही नहीं होंगे तो फिर चुनाव मैदान में आप किसके बलबूते चुनाव लड़ेंगे? ये जरूरी है कि मायावती जो अपनी लीडरशिप को भी थोड़ा मजबूत करें। जरूरी नहीं, जो चले गए हैं अगर वो आना चाहते हैं तो उनका वेलकम किया जाना चाहिए, नहीं तो नई लीडरशिप भी पैदा की जा सकती है। ये कांशीराम साहब के काम से, डॉक्टर अंबेडकर के वैचारिकी के बलबूते इस देश में एक छोटा सा मिडिल क्लास प्रबुद्ध तबका पैदा हुआ है, संघर्षशील तबका पैदा हुआ है। उसको अपने साथ जोड़ करके बीएसपी को अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहिए। लेकिन ये जो उनकी वापसी है स्वागत योग्य है। शुक्रिया।